हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों यूपी टेट, सी टेट तथा सुपर टेट जैसी परीक्षाओं में जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड जो प्रमुख सिद्धांत से रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं उनके बारे में। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों, आधुनिक मनोविज्ञान का जो जनक माना जाता है वह माना जाता है विलियम जेम्स को दोस्तों, तथा शिक्षा मनोवैज्ञानिक के जनक माने जाते हैं वह माने जाते हैं एडवर्ड थॉर्नडाइक, तथा आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक हैं वह हैं विलियम जेम्स दोस्तों। बात करेंगे बाल मनोविज्ञान के प्रथम जनक जो हैं वह हैं दोस्तों पेस्टोलॉजी तथा विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक या संज्ञानात्मक मनोविज्ञान के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों जीन पियाजे। प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक जो जनक है वह हैं विलियम वुंट दोस्तों। इन्होंने 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में जो है पहली प्रयोगशाला खोली थी दोस्तों। मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत के प्रतिपादक कहे जाते हैं सिगमंड फ्रायड, तथा संज्ञानात्मक और विकासात्मक जो मनोविज्ञान का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों जीन पियाजे ने। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो वह प्रतिपादित किया था लॉरेंस कोहलबर्ग ने। सामाजिक सांस्कृतिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। मनोसामाजिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों एरिक एरिक्सन ने, तथा बुद्धि का एक कारक सिद्धांत दिया था वह दिया था अल्फ्रेड बिने ने दोस्तों। तथा द्विकारक और त्रिकारक जो सिद्धांत दिए थे वह दिए थे दोस्तों चार्ल्स स्पियरमैन ने। बात करेंगे बुद्धि का बहुकारक जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने, तथा बहुबुद्ध सिद्धांत के जो प्रतिपादक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं होवार्ड गार्डनर दोनों। बात करेंगे बुद्धि का त्रिआयामी जिसको 3D सिद्धांत के नाम से जाना जाता है तो वह दिया था जेपी गिलफोर्ड ने, तथा बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत जो दिया था वह दिया था दोस्तों थर्स्टन ने। तरल और ठोस बुद्धि का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था आर.बी. कैटल ने, तथा बुद्धि का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो दिया था वह दिया था फिलिप बर्नर ने। तथा बुद्धि का और खा सिद्धांत दिया था D.O. हैब ने दोस्तों। बुद्धि का पास मॉडल जो दिया था वह दिया था J.P. दास, नाग्लियरी और किर्बी ने दोस्तों। बात करेंगे क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था B.F. स्किनर ने, तथा शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत की बात की जाए तो वह दिया था इवान पावलोव ने। प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों थॉर्नडाइक ने, तथा अंतर्दृष्टि या सूझ का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था कोहलर, कोफ्फा और बर्दिमर ने। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो दिया था वह दिया था अल्बर्ट बंडूरा ने दोस्तों, तथा आवश्यकता का पदानुक्रमक सिद्धांत या मांग का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था ब्राह्म मैस्लो ने। अभिप्रेरणा की मूल प्रवृत्ति का जो सिद्धांत दिया था वह दिया विलियम मैकडूगल ने, तथा अधिगम का समीपता का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था दोस्तों एडविन गुथरी ने। अधिगम का क्षेत्रीय सिद्धांत दिया था कुर्ट लेविन ने, तथा चिन्ह अधिगम सिद्धांत दिया था एडवर्ड टॉलमैन ने दोस्तों। तथा खोजपूर्ण अधिगम का संप्रत्यय जो दिया था वह दिया था दोस्तों जेरोम ब्रूनर ने। अधिगम के सोपानकी सिद्धांत किसने दिया था, तो वह दिया था R.M. गैने ने। तथा प्रबलन तथा पुनर्बलन का जो सिद्धांत जो व्यापक रूप से दिया था वह दिया था दोस्तों C.L. हल ने। तथा बात करेंगे किंडरगार्टन पद्धति या खेल उद्यान जो शिक्षा पद्धति है उसके जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं फ्रेडरिक फोगेल दोस्तों। तथा मॉन्टेसरी शिक्षा पद्धति के जो जनक कहे जाते हैं वह कही जाती हैं दोस्तों मैडम मारिया मॉन्टेसरी दोस्तों। प्रोजेक्ट या योजना विधि अर्थात परियोजना विधि के जो प्रतिपादक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं विलियम किलपैट्रिक, तथा ह्यूरिस्टिक या खोज विधि के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं H.E. आर्मस्ट्रांग। डाल्टन विधि के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं हेलन पार्कहर्स्ट दोस्तों। तथा पर्टन विधि के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों पेस्टोलॉजी। प्रश्नोत्तर विधि की बात की जाए तो उसके जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों सुकरात, तथा संवाद विधि के जो जनक कहे जाते हैं वह कहे जाते हैं दोस्तों प्लेटो। मूल्यांकन विधि के जो जनक हैं वह हैं J.M. राइस दोस्तों। तथा इकाई उपागम के प्रतिपादक कहे जाते हैं S.C. मॉरिसन दोस्तों। बात करेंगे विनेटिका विधि के प्रतिपादक कौन है तो दोस्तों वह हैं कार्लटन वासबर्न दोस्तों। तथा ड्रेकॉली शिक्षा विधि के प्रतिपादक उनके नाम से आप समझ सकते हैं ओविड ड्रेकॉली दोस्तों। ब्रेल लिपि के जनक कहे जाते हैं लुइस ब्रेल, तथा यह जो है दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ब्रेल लिपि उपयोग में लाई जाती है, तथा ये 6 बिंदुओं पर आधारित होती है दोस्तों। बात करेंगे साइचर विधि के प्रतिपादक तथा मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक जो हैं वह है मारिया मॉन्टेसरी, तथा समाजमिति
विधि के जो जनक हैं वे हैं दोस्तों J.L. मोरेनो। स्व यथार्थीकरण का जो सिद्धांत या मांग या आवश्यकता का जो सिद्धांत है वह दिया था दोस्तों अब्राहम मैस्लो ने। बात करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं एवं उनके शारीरिक मानसिक परिवर्तन से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। किशोरावस्था तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था है, ये कथन जो है वह स्टैनले हॉल का है। तथा मानव विकास की किस अवस्था को सुनहरी अवस्था अर्थात जिसको ओल्डन एज के नाम से जाना जाता है तो वह है दोस्तों बाल्यावस्था। खिलौनों की आयु जो है किस अवस्था को कहा जाता है तो दोस्तों पूर्व बाल्यावस्था को जो है खिलौनों की आयु के नाम से जाना जाता है। तथा केइंग एज या टोली की जो अवस्था है वह है दोस्तों उत्तर बाल्यावस्था। व्यक्ति के शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में जो है सबसे तीव्र होती है तो वह अवस्था है दोस्तों शैशवावस्था में जो है व्यक्ति के शारीरिक विकास की जो गति होती है वह अत्यधिक तीव्र होती है। बात करेंगे स्वप्रेम की जो भावना है किस अवस्था में प्रबल होती है। अब बच्चा जो होता है अहम केंद्रित होता है तो वह अवस्था है शैशवावस्था। तथा संवेगों के प्रदर्शन में अत्यधिक जो उग्रता है किस अवस्था में दिखाई देती है तो वह भी अवस्था है दोस्तों किशोरावस्था। इसे तनाव संघर्ष तथा तूफान की अवस्था कहा है, वह कहा स्टैनले हॉल ने दोस्तों। बालक का सामाजिकरण किस अवस्था से प्रारंभ होता है तो दोस्तों शैशवावस्था से ही बालक का सामाजिकरण प्रारंभ हो जाता है। तथा जो उसका प्राथमिक सामाजिकरण का जो अंग होता है वह होता है उसका परिवार। बात करेंगे जीवन का सबसे कठिन काल जो है किस अवस्था को कहा जाता है, वह कहा जाता है दोस्तों किशोरावस्था को। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल जो है वह कहा जाता है दोस्तों बाल्यावस्था को। ये कथन जो है वह है दोस्तों कोल एवं ब्रूस के अनुसार दोस्तों। बात करेंगे तार्किक चिंतन की अवस्था जो है वह कौन सी मानी जाती है तो दोस्तों बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था जो है वह तार्किक चिंतन की अवस्था मानी जाती है। तथा विषम लिंगी आकर्षण किस अवस्था की मुख्य विशेषता है तो वह है दोस्तों किशोरावस्था की। बात करेंगे भ्रूण अवस्था की जो अवधि होती है वह होती दोस्तों 2 सप्ताह से 8 सप्ताह तक। तथा मानव शिशु में गुणसूत्र होते हैं तो दोस्तों जब जोड़ों की बात की जाएगी तो वहाँ पर हो जाएंगे 23 जोड़े। तथा कहीं बिना जोड़ों की बात की कुल गुणसूत्र की बात की जाएगी तो वहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों 46 गुणसूत्र दोस्तों। बात करेंगे सिर से पैर की ओर विकास के क्रम को क्या कहते हैं तो दोस्तों उसको कहते हैं सिरोपदमुखी क्रम अर्थात विकास जो होता है सिर से पैर की ओर क्रमानुसार चलता है। बात करेंगे केंद्र से परिध की ओर विकास के क्रम को क्या कहते हैं तो उसको कहते हैं समीप दूराभिमुख क्रम दोस्तों। तथा नवजात शिशु का भार लगभग कितना होता है तो वह होता है 7 से 8 पाउंड लगभग दोस्तों 3.2 से 3.6 किलोग्राम। बात करेंगे शिशु के जन्म के समय उसके मस्तिष्क का जो भार होता है वह होता है लगभग 350 ग्राम दोस्तों। तथा वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का भार जो होता है वह होता है लगभग 1350 से 1400 ग्राम। शिशु के दूध के दांतों की संख्या की बात की जाए तो वह होते हैं लगभग दोस्तों 20 दांत। तथा मनुष्य के स्थायी दांतों की कुल संख्या जो होती है वह होते हैं दोस्तों 32 दांत। हड्डियों के कड़े होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है तो उनको कहा जाता है अस्थिकरण दोस्तों। तथा शैशवावस्था में शिशु की जो धड़कन होती है वह अनियंत्रित और तीव्र होती है तो दोस्तों लगभग जो है 140 बार प्रति मिनट के हिसाब से जो है धड़कती है दोस्तों। बात करेंगे बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन घटकर कितनी हो जाती है तो वह हो जाती है लगभग 85 बार प्रति मिनट दोस्तों। तथा वयस्क होने पर हृदय की जो धड़कन हो जाती है वह हो जाती है 72 बार प्रति मिनट दोस्तों। बात करेंगे प्राथमिक समाजीकरण की मुख्य एजेंसी कौन सी है तो वह है परिवार दोस्तों। तथा द्वितीय समाजीकरण की मुख्य एजेंसी जो है वह है विद्यालय मीडिया और उसका पास पड़ोस का जो वातावरण होता है। बालक की विकास की प्रथम प्रक्रिया जो है कब शुरू होती है तो वह गर्भावस्था था गर्भधारण से ही जो बालक के विकास की प्रक्रिया जो होती है वह शुरू हो जाती है। विकास कैसा परिवर्तन है तो दोस्तों गुणात्मक और परिणामात्मक जो है दोनों प्रकार का परिवर्तन है। तथा अभिवृत्ति कैसा परिवर्तन है तो दोस्तों अभिवृत्ति जो है केवल परिणात्मक या मात्रात्मक परिवर्तन है। विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह सिद्धांत जो है किससे संबंधित है तो दोस्तों यह जो है निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। अर्थात जो विकास होता है वो निरंतर चलता रहता है दोस्तों। बात करेंगे बालक पहले पूरे हाथ को फिर उंगलियों को चलाना सीखता है, कौन सा सिद्धांत है तो दोस्तों यह जो है एकीकरण का सिद्धांत है। तथा प्रत्येक बालक के विकास की गति जो होती है विभिन्न होती है, कौन सा सिद्धांत है तो दोस्तों यह वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत है। बालक का विकास वंशानुक्रम और वातावरण का क्या है तो दोस्तों यह उनका गुणनफल होता है। तथा लड़कों में जो मातृ प्रेम ग्रंथि जो पाई जाती है वह पाई जाती है ओडिपस ग्रंथि। तथा लड़कियों में पितृ प्रेम ग्रंथि जो पाई जाती है वह होती है इलेक्ट्रा ग्रंथि दोस्तों। बात करेंगे काम प्रवृत्ति की भावना सबसे तीव्र लेकिन सुप्त अवस्था में जो
होती है तो वह अवस्था है दोस्तों बाल्यावस्था। बात करेंगे वीर पूजा की जो भावना है किस अवस्था में पाई जाती है तो वह अवस्था है किशोरावस्था। पहचान या संकट किस अवस्था की मुख्य समस्या है तो वह है दोस्तों किशोरावस्था की। तथा बालक के हाथ पैर आँख उसके जो प्रारंभिक शिक्षक है ये कथन किसने कहा था तो ये कथन जो है वह है दोस्तों रूसो का। स्यूडो परिपक्वता का काल किसने कहा है तो दोस्तों बाल्यावस्था को जो है स्यूडो परिपक्वता का काल कहा है। तथा ये जो कथन है वह रास का है। तो बालक का विकास एक सीधी रेखा बना होकर कैसा होता है तो दोस्तों बालक का विकास वर्तुलाकार होता है। किशोरावस्था को अंग्रेजी में एडोलोसेंस कहते हैं। ये किस भाषा के शब्द से बना हुआ है तो ये लैटिन भाषा के एडोलोकेयर से बना हुआ है। एडोलोकेयर शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों परिपक्वता की ओर बढ़ना। शिशुअवस्था की अवधि सामान्यतः क्या मानी जाती है तो दोस्तों जन्म से 5 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वह शिशुअवस्था की अवधि मानी जाती है। तथा बाल्यावस्था की अवधि जो है वह 6 से 12 वर्ष की मानी जाती है। बात करेंगे ब्याह संधि काल जो है किस अवधि को कहा जाता है तो दोस्तों 11 से 13 वर्ष की जो बाल्यावस्था और किशोरावस्था का जो संधि काल होता है उसको ब्याह संधि काल कहा जाता है। तथा संवेगात्मक स्थिरता किस अवस्था में आने लगती है तो दोस्तों प्रौढ़ावस्था और उत्तर किशोरावस्था में जो है संवेगात्मक जो है स्थिरता आने लगती है। बात करेंगे कल्पना जगत में विचरण किस अवस्था की मुख्य विशेषता है तो दोस्तों शिशुअवस्था किशोरावस्था दोनों की जो है वह मुख्य विशेषता है। बालक में तर्क और निरीक्षण शक्ति का विकास किस आयु काल में हो जाता है तो दोस्तों 11 वर्ष की आयु में जो है बालक में निरीक्षण और तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। बात करेंगे प्रमुख मनोवैज्ञानिक की कथा एवं उनकी परिभाषाओं से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में दोस्तों। मनोविज्ञान को सबसे पहले किसका विज्ञान माना जाता गया है तो दोस्तों आत्मा का विज्ञान जो है मनोविज्ञान को सबसे पहले कहा गया है। मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का जो विज्ञान किसने कहा है तो ये कहा है दोस्तों पोम्पोनाजी ने। तथा मनोविज्ञान को चेतना का जो विज्ञान माना है वह माना है विलियम वुंट ने और विलियम जेम्स ने दोस्तों। बात करेंगे मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है ये कथन जो है वह है दोस्तों जे.बी. वाटसन का। तथा मुझे कोई बच्चा दे दो मैं उसे कुछ भी बना सकता हूँ ये भी कथन जो है वह वाटसन का है। तथा ये रिपीटेड कथन है दोस्तों। बात करेंगे विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है ये कथन किसका है तो दोस्तों ये कहा था B.F. स्किनर ने। तथा बालक का जो मन होता है एक कोरी स्लेट होता है ये कथन जो है वह है दोस्तों जॉन लॉक का। जब बालक का मन कोरा कागज आएगा तो वहाँ पर हो जाएगा रूसो, लेकिन जहाँ पर बालक का मन कोरी स्लेट होगा तो वहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों जॉन लॉक। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है ये जो प्रसिद्ध कथन है वह है दोस्तों अरस्तू का। तथा शिशुअवस्था सीखने का आदर्श काल है ये कथन जो है वह है वैलेंटाइन का। मनुष्य को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ के 4-5 वर्षों में बन जाता है ये किसका कथन है तो ये कथन जो है वह है सिगमंड फ्रायड का। तथा 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा गया है तो ये कथन जो है वह है क्रो एंड क्रो का। वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है ये कथन जो है वह है रूथ बेनेडिक्ट का। तथा विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं ये कथन जो है वह है E.V. हर्लॉग का दोस्तों। बात करेंगे शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है ये किसने कहा है तो ये कथन जो है वह है स्वामी विवेकानंद का। तथा शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर मन और आत्मा की सर्वांगीण विकास से है ये कथन जो है वह है महात्मा गांधी का। तथा इन्होंने बुनियादी शिक्षा पर जोर दिया है तथा हस्तशिल्प को जो है शिक्षा में जरूरी बताया है दोस्तों। बात करेंगे बुद्धि कार्य करने की एक विधि है ये किसने कहा था तो ये कथन जो है वह है दोस्तों वुडवर्थ महोदय का। तथा बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है ये कथन जो है वह है दोस्तों वुड्रो का। बात करेंगे अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है ये किसने कहा था ये कथन जो है वह है गेट्स व अन्य का। तथा प्रगतिशील व्यवहार व्यवस्थापन की प्रक्रिया ही अधिगम है ये कथन जो है वह है स्किनर का। आदतों ज्ञान और अभिवृत्तियों का जो अर्जन है वह ही अधिगम है ये कथन जो कहा था ये है क्रो एंड क्रो का। तथा नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है ये कथन जो है वह है दोस्तों वुडवर्थ का। अभिप्रेरणा हमारे अंदर कार्य को प्रारंभ करने जारी रखने और नियंत्रित करने की प्रक्रिया है ये कथन जो है वह है गुड्स महोदय का। तथा व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक तंत्रों का गतिशील संगठन है जो वातावरण के साथ अपूर्व समायोजन निर्धारित करता है ये कथन जो है वह है G.W. आलपोर्ट का।
तुम मुझे एक बालक दो, मैं उसे जो चाहूँ डॉक्टर, वकील, चोर बना सकता हूँ। ये वाटसन ने किस बात जो है उसके समर्थन में कहा था? तो यह जो है व्यवहारवाद के समर्थन में कहा था। खेल बालक की जन्मजात और स्वाभाविक प्रवृत्ति है, ये किसने कहा था? ये कहा था मैकडूगल ने। तथा बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। ये कथन जो है वह है अल्फ्रेड बिने का। चिंतन मानसिक क्रिया का ज्ञानात्मक पहलू है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों रास महोदय ने। तथा चरित्र आदतों का पुंज है, ये जो कथन है वह है सैमुअल स्माइल्स का। स्मृति सीखे हुए ज्ञान का सीधा उपयोग है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था वुडवर्थ ने। तथा सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कहा था क्रो एंड क्रो ने। रुचि छिपा हुआ अवधान है, जो अवधान रुचि का क्रियात्मक रूप है, ये कथन जो है वह है मैकडूगल का। तथा थॉर्नडाइक की उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत में यस और आर का क्या अर्थ है? तो दोस्तों यस जो है वह उद्दीपक है तथा आर जो है वह अनुक्रिया है। मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर मन का, फिर चेतना का, और अब वह व्यवहार के ढंग को अपनाए हुए है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों वुडवर्थ ने। बालक एक ऐसी पुस्तक है जिसका शिक्षक को अधोपांत अध्ययन करना चाहिए, ये किसका कथन है? तो ये कथन जो है वह रूसो का है। बुद्धि अच्छी तरह निर्णय लेने, समझने और तर्क करने की जो है योग्यता है, ये कथन जो है वह है बर्ट का। तथा मापन किए जाने वाले व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिगत भिन्नता का अंश है, यह कथन जो है वह है स्किनर का। पिछड़ा बालक वह है जो अपने स्कूली जीवन के मध्य में अपनी आयु के समकक्षों से नीचे की कक्षा का कार्य करने में असमर्थ हो, ये कथन जो है वह है सिरिल बर्ट का। तथा संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, ये कथन जो है वह है वुडवर्थ का। परिपक्वता पर अधिगम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये कथन जो है वह है, यह विचार जो है वह अर्नोल्ड गैसेल का है। तथा किशोरावस्था का आकस्मिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था स्टैनले हॉल ने 1904 में। तथा इन्होंने ही किशोरावस्था को तनाव, संघर्ष तथा तूफान की अवस्था बताया था। दोस्तों बात करें किशोरावस्था का क्रमिक विकास का जो सिद्धांत दिया था वह दिया था थॉर्नडाइक और होलिंगबर्थ ने। तथा अधिगम का हृदय या स्वर्ण पथ जो कहा जाता है वह कहा जाता है अभिप्रेरणा को। सृजनात्मकता मुख्य रूप से नवीन रचना या उत्पादकता में होती है, ये कथन जो है वह है जेम्स ड्रेवर का। तथा वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, ये कथन जो है B.N. झा का है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, ये कथन जो है वह है रास का। तथा जीन पियाजे के अनुसार बच्चे दुनिया के बारे में अपने ज्ञान का सक्रिय निर्माण करते हैं, ये कथन जो है वह रचनावाद का है। तथा संवेगात्मक विकास का अनोखा काल जो है वह बाल्यावस्था है, ये कथन जो है वह है दोस्तों कोल एवं ब्रूस का। बाल्यावस्था को प्रतिद्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल किसने माना है? तो दोस्तों किलपैट्रिक ने जो है बाल्यावस्था को द्वंद्वात्मक समाजीकरण का काल माना है। तथा मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ वास्तविकता के धरातल पर वातावरण से सामंजस्य करने की जो योग्यता है, ये कथन है जो है वह है लेडेल का। अधिगम का शिक्षा में व्यवहारिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वह इसका व्यवहारिक अर्थ होता है। दोस्तों बात करेंगे थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग जो है किस जीव पर किए थे? तो दोस्तों इन्होंने जो है भूखी बिल्ली पर जो है अपने प्रयोग किए थे। तथा पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के प्रयोग में किस जानवर का जो उपयोग किया था वह था दोस्तों कुत्ते का। बात करेंगे स्किनर ने अपने प्रयोगों के लिए किन जीवों को चुना था? तो दोस्तों इन्होंने जो अपने प्रयोग में चूहे और कबूतरों को जो है अपने प्रयोग में चुना था। तथा कोहलर ने जिस चिंपांजी पर प्रयोग किया था उसका नाम था सुल्तान। दोस्तों बात करेंगे थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने मुख्य नियम दिए हैं? तो इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं, जिसे अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम तथा तत्परता का नियम। ये थॉर्नडाइक के 3 मुख्य नियम हैं। दोस्तों बात करेंगे थॉर्नडाइक के सीखने के 3 मुख्य नियम जो हैं कौन से हैं? तो दोस्तों तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये थॉर्नडाइक के सीखने के 3 मुख्य नियम हैं। तो थॉर्नडाइक के सीखने के गौड़ नियम की बात की जाए तो वह हैं दोस्तों 5। बात करेंगे थॉर्नडाइक का कौन सा जो मुख्य नियम है पुरस्कार और दंड के महत्व को दर्शाता है? तो वह है दोस्तों प्रभाव का नियम। इसे संतोष और असंतोष का नियम भी कहा जाता है।
अधिगम के अंतर्दृष्टि सिद्धांत में किस पर सबसे अधिक बल दिया जाता है? तो दोस्तों सूझ और प्रत्यक्षीकरण और पूर्ण स्थिति पर जो है बल दिया जाता है। मैकडोगल के अनुसार मनुष्यों में कितनी मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं? तो दोस्तों मैकडोगल के अनुसार जो है 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं तथा प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से क्या अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ होता है? तो दोस्तों वह एक संवेग जो होता है वह प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से जुड़ा हुआ होता है। भय संवेग में जुड़ी मूल प्रवृत्ति जो है वह कौन सी है? तो वह है दोस्तों पलायन। तथा क्रोध संवेग से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति की बात की जाए तो वह है युयुत्सा कंसासा या जो लड़ने की जो इच्छा होती है वह क्रोध संवेग से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति होती है। बात करेंगे वात्सल्य जो संवेग से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति जो है वह कौन सी है? तो दोस्तों शिशु रक्षा या संतान की कामना जो है वह वात्सल्य संवेग से जुड़ी हुई मूल प्रवृत्ति है। तथा सकारात्मक सुदृढ़ीकरण का एक उदाहरण क्या है? तो दोस्तों वह है पुरस्कार, प्रशंसा या शाबाशी। बात करेंगे नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण क्या है? तो दोस्तों तेज धूप से बचने के लिए चश्मा लगाना या शोर को बंद करना जो है वह नकारात्मक सुदृढ़ीकरण का उदाहरण है। तथा अधिगम स्थानांतरण जो है कितने प्रकार का होता है? तो दोस्तों अधिगम स्थानांतरण जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है, सकारात्मक, नकारात्मक तथा शून्य। ये 3 अधिगम स्थानांतरण होते हैं दोस्तों। बात करेंगे दोस्तों जब पुराना सीखा हुआ ज्ञान नए ज्ञान को सीखने में बाधा डालता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं नकारात्मक स्थानांतरण। लेकिन जब पुराना सीखा हुआ ज्ञान जो होता है वह नए जो ज्ञान सीखने में जो है उसकी सहायता करता है तो वह होता है सकारात्मक स्थानांतरण। तथा उसमें कोई भी अगर पुराने सीखा हुआ ज्ञान नए सीखे हुए ज्ञान में कोई भी मतलब फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसको कहते हैं शून्य स्थानांतरण दोस्तों। बात करेंगे जब पूर्व का सीखा हुआ ज्ञान जो है नई परिस्थिति में ना तो सहायता करे ना बाधा डाले तो उसको कहेंगे शून्य स्थानांतरण। लेकिन जब साइकिल चलाने वाला व्यक्ति बाइक चलाना जल्दी सीख जाता है तो ये कैसा स्थानांतरण है? तो ये जो है सकारात्मक स्थानांतरण है। एक हाथ से सीखा हुआ कौशल जब दूसरे हाथ में स्थानांतरित होता है तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको कहते हैं द्विपार्श्विक स्थानांतरण। तथा सीखने के वक्र जो हैं क्या प्रदर्शित करते हैं? तो सीखने की प्रगति या उन्नति की जो मात्रा है उसको प्रदर्शित करते हैं। स्मृति का पहला चरण जो है वह कौन सा है? तो वह है दोस्तों अधिगम या संकेतन। तथा स्मृति के 4 तत्वों के बारे में बात की जाए तो अधिगम, धारण, पुनः स्मरण और पहचान, ये अधिगम स्मृति के 4 तत्व हैं। विस्मरण का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों मानसिक द्वंद्व या समय का बीतना या जो दमन है वह विस्मरण का मुख्य कारण है। अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक कारण जो है वह कौन सा है? तो दोस्तों तीव्र इच्छा, रुचि या जिज्ञासा जो है अधिगम के लिए सबसे महत्वपूर्ण आंतरिक कारक है दोस्तों। अधिगम पठार का क्या अर्थ होता है? तो दोस्तों सीखने की गति में स्थिरता आ जाना, प्रगति का जो है रुक जाना जो है अधिगम पठार कहलाता है। अर्थात जो प्रगति जो है कहीं ना कहीं रुक जाती है अर्थात अवरुद्ध हो जाती है तो वह अधिगम पठार कहलाता है दोस्तों। बात करेंगे अधिगम पठार बनाने का मुख्य कारण क्या है? तो दोस्तों थकान, अरुचि या अनुचित शिक्षण विधि जो है वह अधिगम पठार बनने का मुख्य कारण होती है दोस्तों। अधिगम का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो दोस्तों उद्दीपक के प्रतिस्थापन पर यह आधारित है। तथा विलोपन की प्रक्रिया जो है वह कब होती है? दोस्तों जब अनुबंधित उद्दीपक जो घंटी थी कि उसके बाद स्वाभाविक उद्दीपक जो भोजन था बार बार ना दिया जाए तो वह जो है विलोपन की प्रक्रिया वहाँ पर हो जाएगी दोस्तों। बात करेंगे प्रेषणात्मक अधिगम किस पर आधारित होता है? तो दोस्तों दूसरे के व्यवहार का अनुकरण और निरीक्षण करने पर जो है प्रेषणात्मक अधिगम होता है। बात करेंगे बाह्य अभिप्रेरणा का एक उदाहरण बताइए। तो दोस्तों अच्छे अंक, पुरस्कार या नौकरी पाने के लिए जो पढ़ना जो है वह कहीं ना कहीं बाह्य अभिप्रेरणा है। तथा आंतरिक अभिप्रेरणा का जो अर्थ है तो दोस्तों इसमें जो है स्वयं की संतुष्टि, रुचि और आनंद के लिए जो है कार्य करते हैं तो उसको कहते हैं आंतरिक अभिप्रेरणा दोस्तों। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था जो है वह कौन सी है? तो संतुलित उत्तेजना अर्थात कोई भय नहीं जो है वह अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था है। सीखने का शून्य वक्र क्या दर्शाता है? तो दोस्तों सीखने की गति जो है बिल्कुल स्थिर अर्थात उसमें कोई सुधार नहीं है, शून्य वक्र ये दर्शाता है।
बात करेंगे स्मृति की 3 अवस्थाएं जो हैं वे कौन सी हैं, तो दोस्तों संवेदी, अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्मृति जो है वह स्मृति की 3 अवस्थाएं हैं। तथा अल्पकालिक स्मृति में सूचना कितने समय तक रहती है, तो दोस्तों लगभग 20 से 30 सेकंड जो सूचना रहती है अल्पकालिक स्मृति में। दोस्तों अल्पकालिक स्मृति की जो क्षमता जादुई संख्या 7 ± 2 किसने बताई थी, तो दोस्तों वह बताई थी जॉर्ज मिलर ने। तथा दीर्घकालिक स्मृति की जो क्षमता है कितनी होती है, तो दोस्तों वह होती है असीमित। अधिगम का टाइप यस जो अनुबंधन है किसे कहा जाता है, तो दोस्तों पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन को जो है यस टाइप का अनुबंधन कहा जाता है। अधिगम का टाइप आर अनुबंधन किसे कहा जाता है, तो स्किनर के जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है इसे आर टाइप का अनुबंधन कहा जाता है। अधिगम के किस सिद्धांत को आर एस थ्योरी कहा जाता है, तो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है उसको आर एस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तथा स्वाभाविक उद्दीपक जो है पावलोव के प्रयोग में क्या था, तो दोस्तों भोजन जो था वह स्वाभाविक उद्दीपक था। अनुबंधित उद्दीपक पावलोव के प्रयोग में क्या था, तो दोस्तों घंटे की जो आवाज़ थी वह अनुबंधित उद्दीपक था। तथा स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी, तो दोस्तों लार का टपकना भोजन को देखकर जो है वह स्वाभाविक अनुक्रिया थी। बात करेंगे अनुबंधित अनुक्रिया जो थी वह क्या थी, तो दोस्तों लार टपकाना जो है केवल घंटे की आवाज़ को सुनकर जो थी अनुबंधित अनुक्रिया थी दोस्तों। लेकिन प्रगतिशील जो अधिगम वक्र क्या दर्शाता है, तो दोस्तों प्रारंभ में जो गति होती है धीमी होती है, बाद में जो है गति तीव्र हो जाती है, इसको जो है प्रगतिशील अधिगम कहा जाता है। दोस्तों बात करेंगे नतोदर अधिगम वक्र जो है क्या दर्शाता है, तो प्रारंभ में गति जो है इसमें तीव्र होती है, लेकिन बाद में जो गति कहीं ना कहीं धीमी होती चली जाती है, तो उसको जो कहते हैं नतोदर अधिगम वक्र। लेकिन जहाँ पर गति पहले धीमी होगी और बाद में तीव्र हो जाएगी तो वहाँ पर हो जाएगा प्रगतिशील अधिगम वक्र। दोस्तों बात करेंगे मिश्रित अधिगम वक्र का आकार कैसा होता है, तो दोस्तों यह जो होता है एस आकार का वक्र होता है। दोस्तों तो बात करेंगे जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों जीन पियाजे जो थे वे कहाँ के निवासी थे, दोस्तों यह जो थे स्विट्जरलैंड के निवासी थे तथा इन्होंने जो है अपने बच्चों पर प्रयोग किए थे। दोस्तों पियाजे के अनुसार जो स्कीमा है वह क्या है, तो दोस्तों ज्ञान के छोटे छोटे के पैकेट या संगठित जो मानसिक संरचना होती है उसको स्कीमा कहा जाता है। लेकिन आत्मसातीकरण जो है वह क्या है, तो दोस्तों जो पुरानी स्कीमा या ज्ञान में जो है कोई नई जानकारी को जोड़ देना अर्थात उसमें शामिल करना जो है वह आत्मसातीकरण कहलाता है। दोस्तों बात करेंगे समायोजन के बारे में। दोस्तों तो जब नई जानकारी के कारण पुरानी जो जानकारी है उसमें बदलाव या संशोधन हो तो या कोई नया स्कीमा उसको बनाना कहते हैं, तो वह जो है समायोजन कहलाता है। दोस्तों लेकिन जब बात करेंगे समाधारण की प्रक्रिया क्या करती है, तो दोस्तों यह जो है आत्मसातीकरण और समायोजन के बीच जो है संतुलन स्थापित करने का काम करती है। दोस्तों बात करेंगे संवेदी पेशी अवस्था की जो अवधि है वह क्या है, तो दोस्तों जन्म से लेकर 2 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको संवेदी पेशी अवस्था कहा जाता है। लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात की जाए तो वह होती है 2 से लेकर 7 वर्ष की अवस्था। दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात की जाए तो वह होती है दोस्तों 7 से 11 वर्ष की अवस्था। इसमें जो है बच्चा मूर्त चिंतन आरंभ करता है। लेकिन जब बात की जाए औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की जो अवधि की होती है वह होती है 11 वर्ष से ऊपर अर्थात 15 वर्ष के तक की जो एज लिमिट है वह औपचारिक तथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की होती है। बात करेंगे बालक में जो है वस्तु स्थायित्व के जो गुण है पियाजे की किस चरण के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों वह चरण है संवेदी कामक चरण जो है उसके अंत तक जो है बच्चे में जो है वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। जीववाद क्या है, तो दोस्तों निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना जो है वह जीववाद कहलाता है। ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो है उनके अंदर जो बच्चे के अंदर जो है जीववाद आ जाता है। तो इससे वह क्या होते हैं गुड्डा गुड़िया वगैरह को उनको कहीं खाना खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं, इस प्रकार के कार्य करते हैं। बात करेंगे अहम केंद्रित किस अवस्था की जो है मुख्य विशेषता होती है, तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की जो विशेषता होती है अहम केंद्रितता। तो इसमें बच्चा जो है स्वयं को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है अर्थात जो कुछ है वह उसको स्वयं ही
जो करेगा वही मानेगा, लेकिन दूसरे की चीज़ों की ओर ध्यान नहीं देता है दोस्तों। बात करेंगे पलटावी गुण का अभाव है किस अवस्था में होता है, तो दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जो है पलटावी गुण का अभाव होता है। बात करेंगे संरक्षण और वर्गीकरण का जो गुण है किस अवस्था में विकसित होता है, तो दोस्तों वह अवस्था है मूर्ख संक्रियात्मक अवस्था। किस अवस्था में बच्चा अमूर्त प्रस्तावों के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, तो वह है दोस्तों अमूर्त अर्थात औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तथा निगमनात्मक तर्क जो है किस अवस्था में आता है, तो दोस्तों वह आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। तथा आगमनात्मक तर्क की बात की जाए तो वह होता है दोस्तों मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। लेव वाइगोत्स्की जो थे वे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो दोस्तों वह जो थे रूस के मनोवैज्ञानिक थे। वाइगोत्स्की के अनुसार बालक के विकास का जो मुख्य आधार है वह है दोस्तों सामाजिक अंतःक्रिया। जेपीडी का पूरा नाम या अर्थात फुल फॉर्म क्या है, तो वह है दोस्तों जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट तथा समीपस्थ विकास का क्षेत्र दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार जेपीडी क्या है, तो दोस्तों बालक के वास्तविक विकास स्तर और संभावित विकास स्तर के बीच का जो अंतर होता है वह जेपीडी कहलाता है। बात करेंगे एमकेओ को पूरा नाम के बारे में, तो दोस्तों मोर नॉलेजेबल अदर्स अर्थात अधिक ज्ञानवान अन्य जो है वह एमकेओ को पूरा नाम है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में स्काफ होल्डिंग अर्थात इसका मचान पाड़ या ढांचा है का क्या अर्थ होता है, तो दोस्तों वयस्कों तो दी जाने वाली जो अस्थायी सहायता होती है उसको स्कैफोल्डिंग मचान या पाड़ के नाम से जाना जाता है दोस्तों। बात करेंगे स्कैफोल्डिंग शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो वह किया था जेरोम ब्रूनर ने। तथा वाइगोत्स्की के अनुसार जो निजी वाक है और या आंतरिक भाषण है या अंतर्वाक भी इसको कहा जाता है, तो वह बच्चे द्वारा अपने कार्यों और विचारों को दिशा के देने के लिए स्वयं से जो बातें करते हैं उसको जो है निजी वाक, आंतरिक भाषण तथा अंतःवाक आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार प्रारंभ में कैसे होते हैं, तो वह स्वतंत्र होते हैं, बाद में जो है एक साथ मिल जाते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग जो थे वे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो वह थे दोस्तों अमेरिका के। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने मुख्य स्तर दिए हैं, तो इन्होंने 3 मुख्य स्तर दिए हैं। कोहलबर्ग के जो नैतिक विकास के सिद्धांत में कुल अवस्थाओं की बात की जाए तो इन्होंने 6 अवस्थाएं दी हैं, अर्थात प्रत्येक स्तर की जो है 2 अवस्थाएं हैं दोस्तों। बात करेंगे नैतिक दुविधा जो है वह क्या है, तो दोस्तों सही और गलत के बारे में जो निर्णय लेने में आने वाली जो कठिनाई होती है उसको नैतिक दुविधा कहा जाता है। जैसा अब हाइंस की दुविधा जो हुई थी उससे आप रिलेट कर सकते हैं दोस्तों। बात करेंगे नैतिक तर्कणा जो है वह क्या है, तो दोस्तों सही और गलत के प्रश्नों के बारे में जो चिंतन करने की प्रक्रिया होती है उसको नैतिक तर्कणा के नाम से जाना जाता है। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम स्तर जो है वह कौन सा है, तो दोस्तों वह है पूर्व पारंपरिक स्तर, जिसकी एज की बात की जाए तो वह है दोस्तों 4 से 10 वर्ष। दंड और आज्ञाकारिता अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों यह जो है पूर्व पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है। जैसे को तैसा या यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास जो है किस अवस्था को कहते हैं, तो दोस्तों दूसरी अवस्था जिसको पूर्व पारंपरिक स्तर कहते हैं। बात करेंगे कोहलबर्ग का द्वितीय स्तर जो है वह कौन सा है, तो दोस्तों पारंपरिक स्तर जिसको एज लिमिट जो है वह है 10 से 13 वर्ष की अवस्था, इसको है पूर्व पारंपरिक स्तर के नाम से जाना जाते हैं। बात करेंगे अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास जो है कोहलबर्ग के किस स्तर के अंतर्गत आता है, तो यह दोस्तों पारंपरिक स्तर के अंतर्गत आता है। यह कोहलबर्ग की जो है तीसरी अवस्था है। कानून और अवस्था अभिविन्यास किस अवस्था में पाया जाता है, तो दोस्तों चौथी अवस्था में, जिसको पारंपरिक स्तर के नाम से जाना जाता है, उसको कानून और व्यवस्था अभिविन्यास के नाम से जाना जाता है। कोहलबर्ग का तृतीय स्तर जो है वह कौन सा है, तो उत्तर पारंपरिक स्तर जिसकी एज लिमिट है 13 वर्ष से ऊपर की, तो वह कोहलबर्ग का तृतीय स्तर है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास किस स्तर के अंतर्गत आता है, तो दोस्तों उत्तर पारंपरिक स्तर के अंतर्गत जो है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास आता है। यह 5वीं अवस्था है। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास कोहलबर्ग की कौन सी अवस्था है, तो दोस्तों 6ठी और सर्वोच्च अवस्था है ये। बात करेंगे कैरोल गिल्गन ने कोहलबर्ग के सिद्धांत की क्या आलोचना की थी, तो दोस्तों यह सिद्धांत नारीवाद परिप्रेक्ष्य अर्थात नैतिकता के देखभाल की उपेक्षा करता है और लैंगिक रूप से जो है पक्षपाती है।
जीन पियाजे ने नैतिक विकास का सिद्धांत जो दिया था वह कब दिया था, तो वह दिया था 1932 में कोहलबर्ग से जो है पहले दिया था दोस्तों। पियाजे ने नैतिक विकास की परतंत्र नैतिकता की जो अवधि के बारे में बात की है तो वह है दोस्तों 5 से 10 वर्ष, तथा पियाजे के नैतिक विकास की स्वायत्त नैतिकता की जो अवधि है वह है दोस्तों 10 वर्ष से ऊपर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संतुलन बनाए रखने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है, तो वह कहलाती है दोस्तों साम्य धारण, तथा वाइगोत्स्की के अनुसार सहयोगात्मक अधिगम क्या है, तो दोस्तों सहपाठियों के साथ मिलकर जो सीखना जो है वह सहयोगात्मक अधिगम कहलाता है। किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक कहा है, तो दोस्तों जीन पियाजे ने जो है बच्चों को नन्हे वैज्ञानिक के नाम से कहा है, तथा पियाजे के अनुसार जो है विचार जो भाषा से पहले आता है उसके बाद में, तो विचार जो है पहले आता है, भाषा जो है वह बाद में आती है। बात करेंगे वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा विचार को क्या करती है, तो दोस्तों भाषा विचार को जो है सुसाध्य और निर्देशित करने का काम करती है। संज्ञानात्मक विकास के लिए सांस्कृतिक उपकरण के महत्व पर किसने बल दिया, तो दोस्तों वह दिया था लेव वाइगोत्स्की ने। अगर दोस्तों ये आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों को भी शेयर करें, तथा सुझाव देना बिल्कुल भी ना भूलें। सुझाव देने के लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।